कश्मीर है, ये कश्मीर है। 1970 के दशक तक बॉलीवुड या टॉलीवुड या फिर दक्षिण भारत की कोई भी फिल्म हो, बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां, रंग बिरंगे फूल या फिर झील में तैरती कश्ती, कश्मीर हर फीचर फिल्म का स्थायी फीचर था। लहलहाते खेत, खिले हुए चेहरे, चिनार के पेड़ों के बीच गाना गाते हीरो हीरोइन, यानी कश्मीर। कुल मिलाकर कहें तो लौकिक रूप में सौंदर्य रस, सुंदरता का निचोड़। लेकिन 80 का दशक आते आते इसकी खूबसूरती को नजर लग गई, कश्मीरियत को ग्रहण लग गया था। हमेशा ठंड से ठिठुरते प्रदेश में सिगड़ियों की गर्माहट न जाने कहां गायब हो गई थी। फिरन और स्वेटर बस तन ढकने के कपड़े बनकर रह गए थे। देश भर में अपनी खुशबू बिखेरती केसर से लहू के लाल रंग की झलक आने लगी थी। लेकिन इस बीच भी जिंदा थीं कुदरत और इंसान के रिश्ते को महफूज रखती यहाँ की संपन्न परंपराएं। मैं तूड़े कर आया, मैं तूड़े कर आया, तुद जाना बिना पूछया। मैं समझता हूँ कि कश्मीर खुद एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है, एक बहुत बड़ा कल्चर है। हम बहुत जुड़े हैं अपने कल्चर के साथ और पूरी दुनिया में कश्मीर का एक अपना कल्चर है। अगर आप खाने की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटीज़, ऐसी डिशेस हैं जो आपको सिर्फ कश्मीर में मिलेंगी, जैसे कश्मीरी गोश्ताबा, रिश्ता, ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे जो फील्ड के रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो ज़्यादातर काम है वो यहाँ की औरतें करती हैं। कश्मीर के लोग अगर सुंदरता के लौकिक रूप के वाहक हैं तो यहाँ की प्रकृति की अलौकिकता की अभिव्यक्ति है सूफियाना। इन वादियों में संतोष ही जीवन और प्रकृति की रूह है। इन्हीं परंपराओं के चलते वे पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करते रहे हैं, हमेशा खुश दिल, मस्ती के मूड में। सूफीज़्म में है उतना ही कपड़ा ले लो जिसकी ज़रूरत हो। अभी आप इस वक्त देखें, मेरे भी 10, 15, 20 कमीज़ शलवार होंगे, टोपियों की बात ही नहीं। मगर सूफीज़्म में ऐसा नहीं था, वो उतना ही लेते थे जितनी उनकी ज़रूरत थी। शीतल बयारें यहाँ के जंगलों का संगीत है। कुदरत की हिफाजत करने में लोगों का मन ऐसे रमा रहता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे ऐसा कब कर रहे होते हैं और क्यों। प्रकृति से सबका लगाव तो उनके जीवन का हिस्सा है। अन्न है और जल है तो हम हैं। कश्मीर में कुदरत के हर रूप को गुनगुनाया जाता है। प्रकृति की गोद में हर काम होता है एक उत्सव की तरह। फिर चाहे धान की रोपाई हो या बंधाई हो या कटाई, बच्चे बड़े सब एक से उत्साह में खेतों में जाते देखे जा सकते हैं। जैसे आज मौका है धरती की गोद में बीज डालने का। चावल, शक्कर और मेवों से बना व्यंजन पनीरी आज यहाँ बांटा जाने वाला है। जो वो बीज डालने वाला होता था उसको भी देते थे और बच्चे लोग बाकी हमसाए वो भी आते थे और उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया। इवन कि जो रास्ते से उस टाइम बीज चलता था वो भी लेता था, क्योंकि वो यहाँ फार्मर्स का कंसेप्ट था, क्योंकि ये बिगनिंग है,
जब हम इससे ये राइस लेते हैं तो हम उनका मानना था कि हम ये भी फील्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों फील्ड को खिला रहे हैं, इतना लगाव होता था फील्ड के साथ, एनिमल्स के साथ। कोई नई चीज़ ऊपर वाले ने दी है तो उस नएपन का मज़ा लेने के लिए, उस नई चीज़ को बांटने के लिए हम जो है हमारे यहाँ पे जो आज भी हमारे गांव में ये चीज़ें मशहूर है कि हम अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को और भी जो हमारे मोहल्ले के लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और फिर साथ में वो खाना खाते हैं। वो जो नयापन होता है वो उससे वो जायका जो होता है, वो जो टेस्ट होता है, सब मिल के खाते हैं क्योंकि ये नया चावल होता है। तहरी यानी चावल शक्कर बच्चों को ही नहीं अपितु बैल को भी आज विशेष भोजन मिलेगा। कश्मीर के लोग मानते हैं कि बैल से ही खेती में सब संभव हो पाता है, इसलिए गोवंश के लिए हर किसान के दिल में सम्मान है। बैल बिना किसानी भला कैसे संभव हो। एनिमल्स को भी उस दिन स्पेशल मिलता था, वो वहीं पे उनको, जिसको हम कहते थे, जो हमने ये विंटर में प्रिजर्व करके रखा था, इसको हम कहते हैं ये ड्राई है, वो उनको वही फील्ड में देते थे। और जो बच्चे थे उनको वो जो हमने वहाँ से लाया होता था ड्राई फ्रूट्स और वो चावल मिला के वो देते थे। बैल के लिए तो हमें हर घर में करीबन हर घर में एक एक या दो बैल भी होते थे, ताकि वो हमारी इस फार्मिंग में, ज़मींदारी में मदद करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना बदलता गया तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गए। आज हमारे पास टिलर्स है, ट्रैक्टर्स है, उनसे ये फील्ड्स हम जोतते हैं या बाकी चीज़ करते हैं। लेकिन उन दिनों की बात करेंगे कि उस वक्त एक रिश्ता था, ये बैल जिसके घर में होता था उसी को लोग मानते थे कि ये ज़मींदारी कर सकता है या ये ज़मींदार है। अगर किसी का जुड़ाव अपनी जमीन से है तो उतना ही आत्मीय रिश्ता है गोवंश से। ये लोग मानते हैं कि पशुधन के बिना खेती किसानी संभव नहीं। यह भान यहाँ के हर किसान को है। पशुओं का गोबर उनकी जमीन को उपजाऊ बनाए हुए है। यहाँ रासायनिक खाद से अनजान रहना उनके लिए वरदान है। 30 साल पहले की बात करेंगे, यहाँ पे लोग, जिसको हम कंसेप्ट कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी लैंड शुड सपोर्ट एनिमल्स, एनिमल्स शुड सपोर्ट लैंड। तो उसमें क्या हर एक बंद जो गांव में अक्सर लोग रहते थे, उसमें क्या होता था, उनके पास 2 गायें होती थी या बिजड़े भी होते थे, बैल भी होता था। यानी वो उसको कहेंगे हम ऑर्गेनिकली, वो जो उनका लैंड प्रिपरेशन से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक वो उसी हिसाब से ऑर्गेनिकली, यानी उसमें जो गोबर निकलता था वो अपनी ज़मीन खेतों में डालते थे, चाहे बगीचे हैं, चाहे सब्जियों के उनके जो खेत होंगे, या धान के, मक्की के या गेहूं के, जो भी थे, लेकिन उसमें वो गोबर अच्छी तरह से डालते थे। आम धारणा के विपरीत गोबर का संग्रह भी अपने पारंपरिक तरीकों से ही होता है। हम गोबर जमा करते थे, बहुत बड़ा दोब उसको बोलते थे हम, उसमें जमा पोश दोब उसको बोलते थे। उस पोश दोब में हम ये सब डालते थे, जो आजकल हम पिट बोलते हैं, ये डालो, उसमें डालो, ये में डालो। ये हमारे पास आगे ही था। जिसके पास ये बड़ा होता था उसका रिश्ता बनता था, और जिसके पास गाय बैल होते थे, बकरियां होती थे, भेड़ होते थे, मुर्गे होते थे। मगर बदकिस्मती की वजह है ये यहाँ तो खुली ज़मीन भी थी, घास चराई भी थी, जिसमें हम पालते थे ये, और हम इस पर आदमी रखते थे जो हमारे इस मवेशियों को पालता था। देश के अन्य हिस्सों की नकल करने की कोशिश की तो खेती की लागत बढ़ी और पैदावार भी घटी। जमीन भी पहले सी नहीं रही। उपज की दर बढ़ी तो वृद्धि स्थायी नहीं रही। कीमत चुकाई जमीन की उर्वरता गंवाकर। अपनी भूल से फौरन सीख लेने वाला समाज अब फिर सचेत होने लगा है, और वही पारंपरिक खेती आज नए नामकरण जैविक खेती से जन जन के बीच लोकप्रिय हो रही है। ऑर्गेनिक 40-50% एक साल में मिल जाता है, फिर दूसरे, यानी वो एक तो रेजिडुअल इफेक्ट भी उसका होता है दूसरे तीसरे साल। उसके बाद आर्टिफिशियल जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं ये अपना इफेक्ट जल्दी दिखाते हैं, प्रोडक्शन भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन सॉइल उस तरीके से ज़रखेज़ यानी ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम हो जाता है। लेकिन उनका एक अच्छा कंसेप्ट था जो आजकल हम इस दौर में हम कह रहे हैं कि सॉइल हमारी डिटोरेट हो रही है,
सॉइल हेल्थ पे हमें ज़ोर देना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे आज से जब हम उसमें अच्छा खासा ये गोबर वगैरह डालते थे या जो भी खादें होती थी सड़ी हुई वो हम उसमें डालते थे और हमारी ज़मीन ज़रखेज़ रहती थी, और उससे क्या हो जाता था जो हम वहाँ से फूड लेते थे, जो भी हम फूड लेते चाहे वेजिटेबल्स लें वो हमें ऑर्गेनिक, जो आजकल ऑर्गेनिक कंसेप्ट है वो हमें उन दिनों ऑर्गेनिक मिलता था। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण यहाँ खेती साल भर में कुछ ही महीने हो पाती है, लेकिन प्रबंधन तो साल भर करना पड़ता है। इसलिए जमीन की उर्वरता और उपज की पैदावार समय पूर्व ही सुनिश्चित करना भली भांति जानता था यहाँ का किसान। मिश्रित खेती और निराई गुड़ाई का भरपूर ज्ञान रखने वाला है यहाँ का समाज। तो अगर हम वो मेज़ के साथ लगाएंगे तो उसमें जैसे हम लिग्यूमिनस हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, यानी उसके जो जड़ होते हैं नीचे से रूट्स उसमें नोड्यूल्स होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो अच्छा है। जैसे हम आजकल कंसेप्ट है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का, यानी मेज़ विथ लिग्यूम्स या कोई और क्रॉप विथ लिग्यूम्स, तो अच्छा कंसेप्ट है। उससे ज़मीन जरखेज़ भी रहती है और इनको दोनों फसल मिल जाते हैं, यानी मक्की भी या दालें भी या और भी कुछ इंटरक्रॉपिंग करेंगे। डल झील की तरह वुलर झील भी उसकी अपनी परंपराएं उतनी ही खूबसूरत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जुलाहे इसे बनाते हुए जैसे साधना करते हो, हर धागे को संगीतमय शब्द के साथ बुनते हुए। पश्मीना शॉल हो या कालीन, तभी दुनिया में ख्याति है इन सब की। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। शुद्ध आबो हवा में उपजा हुआ शुद्ध धान। यहाँ के लोगों की कद काठी और तंदुरुस्ती अलग ही नजर आती है। हो भी क्यों नहीं, धान के साथ साग सब्जी भी अपने घर के पिछवाड़े में ही उगा लेते हैं। जिस घर में संभव नहीं हुआ वहां भी भरपूर साग सब्जी पहुंचाने की सामूहिक जिम्मेदारी पूरे गांव की है। सदियों पुरानी परंपराओं को लौटाने के लिए यहाँ बांदीपुर केवीके अपनी महती भूमिका निभा रहा है और प्रयासरत है, तो इन्हें अपनाने के लिए आज यहाँ का अवाम भी बेताब है। हमारे जो यहाँ सब्जियाँ बनती है, खासकर कश्मीरी साग या दूसरी चीज़ें, वो हर घर में पहुँच जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर घर वो कल्टिवेट करे, लेकिन वो घर घर इसलिए पहुँच जाती है क्योंकि यहाँ वो एक दूसरे को खिलाने का, देने का रिवाज आज भी है। और कश्मीर अपने मेहमान नवाजी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए एक पूरा मशहूर है। प्रकृति पर हक किसी एक का नहीं, तो उससे होने वाली उपज पर भी सबका अधिकार। किसान के ऊपर निर्भर होता है सारा गांव और हर एक व्यवसायी। तभी तो खेत से निकला नव अनाज भी सभी के लिए उत्सव का, पोषण का दिन होता है। जिनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, कोई नजार था जो हमारा हल बनाता था, और कोई लोहार था जो उसमें वो पीतल लगाता था जिसे वह हम चलाते थे वो उस हल को। और इसी तरह है लकड़ी वाले, बेद का इस्तेमाल जंगल से आ रहा था, वो यहाँ के हमारे पास 1-2 किस्म के लकड़ी ऐसे है जिसे वो बनते थे। ईपट उसको बोलते थे, अलबान उसको बोलते थे,
मज उसको बोलते थे, जिससे हम जिस तरह आज आया ना वीडर या ट्रैक्टर से इसको हम दोबारा हीच देते थे, मगर हम लकड़ी का वो बनाते थे, उसमें ऐसे कीज लगाते थे, उससे चलाते थे वो। और कारीगर सब मिलते, नाई था, दर्जी था, गनाई था जो हमारा माल मवेशी पालता था, और चौपान था। वो हमको एक घर पर, एक ज़मींदार पर निर्भर करते थे बहुत सारे तबके। स्वावलंबन और कश्मीरियत मानो एक दूसरे के पर्याय हैं। श्रीनगर की आन बान शान डल झील, झूलते घर, झूलते खेत, तैरते होटल, सब्जी भाजी से भरी तैरती हुई नावें, व्यापार वाणिज्य हो या घर के छोटे बड़े काम, सभी कुछ बिल्कुल अनोखा। आप ये हैरान होंगे कि 80,000 से ज्यादा लोग डल में बसते हैं, चाहे वो आइलैंड्स में हैं, हैमलेट्स जो कहते हैं, या बोट्स में हैं, या छोटे छोटे हट्स में हैं, वो रहते हैं। उनका जो सब कुछ मिलता है वो डल से ही मिलता है। आप देखिए कि जो मैक्सिमम सब्जी हमारे यहाँ आती है वो डल से जो सप्लाई करती है पूरे श्रीनगर को। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये जो डल के लोग हैं, ये सदियों से डल के वीर जो है, एक्स्ट्रा वीर से या जो मक है नीचे सेडिमेंट, उसको उठा के वो अपने खेतों में मतलब फॉर्म में लगाते हैं और बायोलॉजिकल मैनर के तौर से इसको इस्तेमाल करते हैं। डल झील श्रीनगर की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर परिस्थिति को प्रभावित करने वाली। तो यहाँ के समाज ने भी डल झील के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वप्रेरणा से निभाई है। इसकी और इसके सहायक नाले नहरों की देखभाल, उनकी साफ सफाई, इससे बीड़ निकालना सभी सामूहिक रूप से करते हैं। ये कश्मीरी एक उत्सव के रूप में हंसते बतियाते इस झील की रक्षा करते हैं। उसको उठा के वो अपने खेतों में मतलब फॉर्म में लगाते हैं और बायोलॉजिकल मैनर के तौर से इसको इस्तेमाल करते हैं। वो कोई खाद नहीं इस्तेमाल करते थे, अब करते होंगे, लेकिन सदियों से कोई खाद नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनिक हम कहते हैं, वेजिटेबल हो या मेवे हो जो डल से आते हैं, वो ऑर्गेनिक, जिसके हम आज के ज़माने में ऑर्गेनिक कहते हैं, वो सिर्फ डल के वीड से ही निकलती है। पारंपरिक समाज प्रकृति के हर रूप को जितना सहेजना जानता था, उतना ही उसे काम में लेना जानता है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। झील और नदी नाले से निकली बीड़ कितनी उपयोगी है, यह भी यहाँ का समाज भली भांति जानता है। यहाँ होने वाली उपज पोषक तत्वों से भरपूर है, होगी भी क्यों नहीं। बीड़ और यहाँ से निकलने वाली खाद जो सभी प्राकृतिक उर्वरकों से भरपूर है। जो ये बीड्स है, इन्होंने सब कुछ जो है नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितनी भी चीजें पानी में हैं या सीवेज से जो आती है, ये अपने में जज्ब कर लेते हैं अपने रूट्स में और उनको अपने में रखते हैं। और जब इनकी काश होती है, काटते हैं, तो ये एक मैन्योर बनता है, नेचुरल मैन्योर बनता है। ये सदियों से चला आ रहा है। पारंपरिक समाज प्रकृति के हर रूप को जितना सहेजना जानता था, उतना ही उसे काम में लेना जानता है। झील से निकली बीड़ केवल खाद के काम में ही नहीं ली जाती, बल्कि दरिया बनाने, रस्सी बनाने, खेत के बाड़ या मेड़ बांधने, कच्चे आंगन
और दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। जो लोग हैं, इसको हम कहते हैं, टेक्निकली कहते हैं वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये लोग इतने मुदब्बिर हैं, जानने वाले हैं कि ये झील के हर एक चीज़ को इस्तेमाल में लाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पाउडर निकलता है इनके मवेशियों के लिए, वो लेक से आता है। जो उनके जो मैट्स बनाते थे पहले हमारे यहाँ, वो भी उनसे मिलता है। फिशरीज तो मछलियाँ तो हो ही, वो तो है ही। सिंगाड़े है एक बड़ा बहुत गुलर लेक में आप देखेंगे टनों के हिसाब से, लॉग टनों के हिसाब से जो सिंगाड़े है वो निकालते हैं। मतलब वो सही इस्तेमाल जो है ये लोग जानते हैं। डल झील की तरह वुलर झील भी है। उसकी अपनी परंपराएं उतनी ही खूबसूरत। झील से घास उठाकर आते हुए मछुआरे, पशुपालक, झील के चारों ओर तार की खींची हुई तणियां, उन पर लटकी हुई घास। झील ने मानो हरा हार अपने गले में डाल रखा हो। एक पंथ दो काज। झील से निकली यह खुरू घास पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होती है और इस तणी पर सूखने के बाद वर्ष भर के लिए स्टोर कर ली जाती है। इस चारे का संग्रहण करके बर्फबारी के मौसम में पशुपालक निश्चिंत हो जाते हैं। पोषण से भरपूर पशुपालक झील से यह घास निकालने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि इसके चारे से दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है और साथ ही पशु तंदुरुस्त भी रहते हैं। झील के आसपास बच्चों का हुजूम देखिए। झील की सफाई से तो ये अनभिज्ञ हैं, लेकिन घर के लिए सब्जी लेने आए हैं। पानी से टहनियां निकालकर बच्चे बड़े ही खुश और उसे टुकड़ों में इस कलकारी के साथ तोड़ा कि उसकी माला बनाकर अपने गले में लटका ली और घर ले जाकर धूप में इसे सुखाकर सब्जी बनाने के लिए संग्रह कर लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों का यह स्थानांतरण खेल ही खेल में कब हो जाता है, किसी को इसका भान भी नहीं हो पाता है। झील की साफ सफाई की जितनी सुंदर परंपराएं हैं, उससे सुदृढ़ व्यवस्था झील के पानी से और बाढ़ से बचाव की भी है। अतिरिक्त पानी को सहेजने के लिए झील के चारों ओर चौकोर तालाब बनाए जाते हैं। तालाब एक बार बना दिया, पर टिकाऊ सालों तक रहे, इसलिए इसकी मजबूती भी बड़े ही वैज्ञानिक आधार लिए होती है। तालाब सिर्फ तालाब नहीं, बल्कि मछली संग्रहण के लिए अपने अपने स्थान हैं मछुआरों के। छोटी मछली को पकड़ना उचित नहीं मानते ये लोग, क्योंकि उससे वैसे भी आय तो शून्य बराबर ही होती है। दूरगामी दृष्टि वाले समाज ने मछली को यहाँ संग्रह किया और जब वो बड़ी हो गई, अच्छे भाव मिले, तब तालाब से मछलियां बेची जाती हैं। मछुआरों के लिए स्टोर का काम करते हैं ये तालाब। कश्मीर की ऊंची ऊंची घाटियां, उनसे फूटते चश्मे, सीढ़ी नुमा लहलहाते खेत, कहीं कहीं तो पानी में खड़ी धान की फसल फिजा में चांदी सी बिखरती है। चश्मे से खेतों तक पानी पहुंचाने की पारंपरिक तकनीक इतनी मजबूत, टिकाऊ, जिसके न्यूनाधिक ढांचे आज भी दूर दराज के इलाकों में देखने को बखूबी मिल जाते हैं। अब कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमारी जो परंपरा है या जो हमारी यहाँ जो बेसिकली ये मिक्सड कल्चर है, हिंदू मुस्लिम कल्चर मिक्सड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ जो हिंदू और मुसलमानों में कॉमन है। मैं मिसाल दे दूंगा आपको कि जब कोई किसी का और कोई डरावना ख्वाब देखता है या कोई अच्छा मुकाम होता है, वो एक किस्म का वो बोझल बनाता है, जिसे हम कश्मीर में तहरी कहते हैं।
वो उसमें हल्दी मिला के फिर लोगों में बांटते हैं। जलाशय हो या खेत, सबको संवारने बांधने के ज्ञान को संजोए हुए है यहाँ का हर जन। किसी अन्य तंत्र के भरोसे नहीं रहने वाला समाज अपना व्यक्तिगत कार्य हो या सामूहिक कार्य, उसकी देखरेख मिलजुल कर ही करता है। यही कश्मीरियत है। मैं तूड़े कर आया, मैं तूड़े कर आया, तुद चादा बिना पूछे उठ पल्ला को जानी है, उठ पल्ला को जानी